दंसण चरितलधिं परुवेमो। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री लब्धि सार जी महान ग्रंथ है। और यहाँ पर जो प्रकरण है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके लिए फेमस है कठिनता के लिए, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आप आज समझ के बताना कि आपको कितना % समझ में आता है। बहुत सरल विषय है, बहुत सारे लोगों का पहले से पढ़ा हुआ है। तो इस लब्धि सार ग्रंथ में जो बताया है वो क्या बताया है, जीव कांड जी का जो पहला अधिकार है गुणस्थान, तो उसी का यहाँ पर डिटेल वर्जन आप समझ लीजिए। एक एक सूक्ष्मता से क्या क्या चीज़ें चल रही है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। किस प्रकार से जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त करके जो ध्यानाग्नि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है, वो पूरा का पूरा स्वरूप जो है इस लब्धिसार शपनासार ग्रंथ में समझ में आएगा। तो उसको हमें ये प्रश्न हो सकता है कि हमें तो करना है, जो भी करना है सम्यक तो करना है और ध्यान करना है, उसमें हमें ये सारी चीज़ें समझने से क्या प्रयोजन है, इतना सारा आप क्यों बता रहे हो। अभी जैसे हम यहाँ पर निषेक रचना समझेंगे, और वो निषेक रचना कैसी है, तो जैसे कि वो जो यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है ना, हर बार हम लोग चिपकाते हैं, तो कैसे कर्मों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि इसको हमको समझने की क्या ज़रूरत है। तो जैसे हम अपने जीवन में कई सारे कार्य करते हैं, और कुछ जान करके करते हैं, समझ करके, और कुछ बिना जाने करते हैं। तो हम जैसे छोटे थे तो वहाँ पर कुछ बीमार हुए तो उन्होंने बोला तुमने जामफल खा लिया होगा, सीताफल पे पानी पी लिया होगा इसलिए बीमार हो गए, तुमने ऐसा कर लिया होगा इसलिए ऐसा हुआ। मतलब हमारे पास जो लोगों के रीज़न्स आते थे तो हमको लगता था अरे ये ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब बहुत सारी रीज़न्स होते थे कि ये समझ में नहीं आता था। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा? नेचुरोपैथी पढ़ा। तो नेचुरोपैथी में समझ में आया कि कैसे बॉडी का काम होता है। फिर भी हम क्या उसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते थे। फिर हमने एक कोर्स किया पूना में, एक आंटी है उनसे सीखा सुजोग का, तो उन्होंने हमको पूरी बायोलॉजी समझाई शरीर की। तो उसमें एक एक अंग कितनी बजे से कितने बजे लीवर काम करता है, कितने बजे जो स्टमक काम करता है, कब किसको एनर्जी चाहिए, किस टाइम पे आपको भोजन करना है, किसका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो पूरा हमको समझ में आया। तो जब वो समझ में आया तो फिर अब जब हम भोजन लेते हैं या खाते हैं तो बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं कि अरे इसको साथ में नहीं खाना, या इसको ऐसा नहीं खाना, या हम जो गलत करते थे वो क्या करते थे, तो क्या इफ़ेक्ट आ रहा, उसका ऐसा क्यों आया, वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जीवन पहले जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसमें जो हमारी समझदारी है वो बदल जाती है। एक्सपीरियंस जो है, भावना है, जो भाव भाषण जिसको हम बोलते हैं, वो बदल जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो कर्म की निषेक रचना, यद्यपि मेरे द्रव्य जीव द्रव्य से भिन्न है ना, उसका कर्म का कार्य कर्म में हो रहा है, जीव का कार्य जीव में हो रहा है, हम समय सार के अनुसार बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होकर फल हमें मिल रहा है और उससे मुक्ति हमें पाना है। तो कैसे हम परिणाम करते हैं, कैसा होता है और कैसे हम विशुद्धि करते हैं, तब उसमें क्या होता है, तो ये सारा हम समझ करके बहुत सारी जो प्रक्रिया है उसको बहुत हमको सम्यक दर्शन में बहुत सरलता होती है, श्रद्धान में सरलता होती है, और बहुत सारे जो एकांतवाद के जो हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं कई सारी चीज़ों में कि ये संभावना, ये ऐसा नहीं होगा, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो विज़न है, जो हमारा बुद्धि है, वो खुलती है, ब्रॉड माइंड होता है। तो उसके लिए इतना सारा भूमिका बनाकर सरल सा टॉपिक है अपना निषेक रचना। व्हाट इज़ निषेक रचना? तो हम कर्म पर ही चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि जीव कर्म कैसे बांधता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर करणानियों का विषय पढ़ रहे हैं, तो कैसे आकर के जीव के साथ कर्म बंध जाते हैं। कैसा, तो वो अलग ही है, पुद्गल है, मैं अमूर्तिक हूँ, अरस स्पर्श गंध अवर्ण वाला हूँ, और जो पुद्गल है वो कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो आकर मेरे साथ कैसे बन जाता है। तो जो हमारे बचपन के उदाहरण है उसमें कैसा बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पहलवान अखाड़े में लड़ रहा है और
जो तेल लगाया हुआ है और अखाड़े में फिर वो जो शरीर है उस पर जो मिट्टी है वो उसके शरीर पर लग जाती है। तो ये बहुत जैसे बच्चे को बिल्ली से शेर समझाते हैं वो वाली बात है। तो हम उससे आगे समझेंगे कि कैसे कर्म बंधते हैं। तो वास्तव में आश्रव, बंध, है ना, संवर, निर्जरा, ये चार जो मुख्य तत्व है यहाँ पर हम समझ रहे हैं जीव जो लब्धिसार जी है उसमें। तो जो हमारे परिणाम है, सारा जो ठेका है वो किस पर दिया जाता है? अपने भावों पर, है ना। भावों का खेल है, मोह राग द्वेष भाव है, उसके निमित्त से आकर के जीव के साथ कर्म बंधते हैं। लेकिन एक ठेका और है, किसका है? योग का। योग मतलब क्या होता है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, वाइब्रेशन। तो यदि वाइब्रेशन नहीं है तो कर्म आकर के जीव के साथ नहीं बंधेंगे, परिस्पंदन नहीं है तो, है ना। जैसे दीवार चिकनी नहीं है तो आकर के उस पर धूल मिट्टी नहीं लगेगी, लेकिन दीवार चिकनी है तो उस पर धूल मिट्टी लग जाएगी। ऐसा हम बताते ना कषाय का कारण। और चुंबक जो है अपनी बहुत ही प्रसिद्ध है कि भाई चुंबक से आकर के लोहा चिपकता है। तो चुंबक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें, है ना, लोहे को आकर्षित करने की शक्ति है। तो इसी प्रकार से जीव में कर्म को आकर्षित करने की शक्ति आती है योग से। योग मीन्स मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन, वाइब्रेशन है, एक प्रदेश में उसका जो एक ही स्थान पर रह कर के जो वाइब्रेशन हो रहा है वह योग हो गया, परिस्पंदन। तो वो चल रहा है तो जीव भले ही मोह नहीं करे लेकिन आकर के भी जो कर्म है वो बंधते हैं, है ना। बोलते हैं हम सांप्रदायिक और इर्यापताश्रव। तो उस स्थिति इत्यादि उसमें अनुभाग इत्यादि नहीं पड़ रहा लेकिन आते तो हैं। तो बेसिकली जो कर्म है वह हमारे दो कारणों से आकर के बंध रहे हैं, मोह राग द्वेष भाव और योग से। तो वो आ रहा है तो आकर के बंधता कैसे है? क्या जैसे पहलवान के शरीर पर ऊपर ऊपर से लग रहा है उसी तरह से आकर के लगता है? तो उसका उत्तर है नहीं। जैसे रसगुल्ले में चाशनी चढ़ाई जाती है ना, गुलाब जामुन जलेबी में चाशनी भर जाती है अंदर तक, उसी तरह से जो कर्म है वो आकर के जीव के साथ बंधते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से बंधे ऐसा नहीं है, अंदर तक है। और एक एक आत्मा के प्रदेश के साथ अनंत अनंत कर्म बंधते हैं। अब वो कैसे बंधते हैं? तो ऑलरेडी कार्माण वर्गणा, है ना, जिसको बोलेंगे हम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री। कार्माण वर्गणा एक अलग टाइप का स्कंद है। जैसे हमारा ये शरीर बना है ना, औदारिक शरीर, तो ये अलग टाइप के स्कंदों से बना है। जैसे हम बोल रहे हैं भाषा, तो वो अलग टाइप के स्कंद है। तो उसी तरह से जो कर्म आकर के हमारे शरीर से बन रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है कार्माण वर्गणा जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो कार्माण वर्गणा है वो जो मटेरियल है वो अलग टाइप का है। तो उसका जो मटेरियल है वो हमारे शरीर मतलब आत्मा के साथ ऑलरेडी कैसा होता है? लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं विशिष्टोपचय। तो वो जो विशिष्टोपचय होता है उसमें ही कुछ वर्गणाएं कर्म में कन्वर्ट होती है। कब कन्वर्ट होती है? जब हम मोह राग द्वेष भाव करते हैं। और कुछ कन्वर्ट नहीं होती है ना। जैसे मान लो 1000 परमाणु है ना एक स्कंद में, वो हमारे आत्मा के साथ लगा हुआ है। फिर 1000 परमाणु का और स्कंद है, तो ऐसे हजार हजार परमाणु के बहुत सारे स्कंद आत्मा के साथ अलग अलग प्रदेशों में बंधे हुए हैं। तो वो जो 1000 परमाणु है उसमें से कुछ कर्म रूप बंधेंगे और कुछ बिना कर्म रूप पड़े रहेंगे। जैसे ही जीव भाव करे उसमें से थोड़े थोड़े कन्वर्ट होके बनते जाएंगे। तो वो विशिष्टोपचय है उसमें से ही कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। फिर स्थिति अनुभाग इत्यादि का फल दे दिया, कर्म का उदय आ गया तो वापस अकर्म रूप हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो उस स्कंद में से अलग ही हो जाए, हमारी आत्मा के साथ वो स्कंद में पड़े रहेंगे अकर्म रूप से, है ना। तो इस तरह से वो बंद होता है। विशिष्टोपचय में से कार्माण वर्गणा जो है कर्म रूप परिणमित हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कर्म का बंध हुआ। तो कर्म रूप परिणमित होने का मतलब क्या है? तो उसमें हम बताते हैं 4 प्रकार का बंध होता है।
है ना। कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं और कुछ भूल भी जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो 4 प्रकार का बंध है, मतलब जो कर्म आकर के बंधा है, तो किस प्रकार से आत्मा के साथ अटैच हो रहा है, आत्मा अमूर्तिक है, तो वो वहीं की वहीं कर्म रूप परिणमित हुआ रॉ मटेरियल, और उसमें कुछ शक्ति आ गई विशेष। किस प्रकार की शक्ति? तो कैसे निमित्त रूप से जीव को वो ज्ञान को ढकने में निमित्त बनेगा, तो ज्ञानावरण रूप से वो कन्वर्ट हो गया, है ना। कैसे वो जीव के दर्शन को ढकेगा, कैसे वो श्रद्धान को विपरीत करेगा। तो इस प्रकार की शक्ति उन कर्म परमाणुओं में जो पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं प्रकृति बंध। फिर है स्थिति बंध। तो वो जो नंबर ऑफ परमाणु कार्माण वर्गणा जो बंधी है, वो कब तक जीव को फल देंगी, कब तक मेरे साथ में वो अटैच रहेंगी, है ना, उसको बोल रहे हैं हम स्थिति, ड्यूरेशन, कब तक जीव को फल देगा। फिर उसके बाद है अनुभाग बंध। अनुभाग मतलब क्या? इंटेंसिटी, कैसी तीव्रता मंदता से वो फल देगा। तीव्रता मंदता से फल देगा, इसका मतलब कि जब वो कर्म का उदय आ रहा है तो कितने तीव्रता से उसका ज्ञान ढकेगा और कितनी कम तीव्रता से उसका ज्ञान ढकेगा। तो वो जो कम ज़्यादा पना है वो डिसाइड होता अनुभाग बंध से। फिर है प्रदेश बंध। तो कितने नंबर ऑफ परमाणु जो है वो आकर के मोहनी कर्म रूप फल देंगे, है ना, कितने बंध रहे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। तो ये जो विसस्रोपचय है वो पूरे आत्मा के साथ मतलब कनेक्टेड है, उसी में से कुछ कर्म रूप प्रति समय बंधते जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं उम्मीदवार, है ना, कि जैसे जीव ने भाव किया उसी समय आश्रव हुआ, उसी समय बंद हुआ, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद हो गया। आश्रव और बंध में समय का भेद नहीं होता है, जिस समय आश्रव हो रहा है उसी समय क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि भाई आत्मा का अज्ञान मोराग द्वेष भावों में अटक गया, तो अटक गया तो अगले समय में आएगा, तो फिर अगले समय का कब बंधेगा? भाई जिस समय आश्रव है उसी समय क्या है, बंद है। तो अब ये जो कर्म आए हैं तो आकर के क्या है, ये कैसे बंधते हैं वो हम यहाँ पर जब वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर देखेंगे। ये सब जो है आगे आपको शाम की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम यहाँ डिटेल नहीं देख रहे। तो अब वो जो कर्म बांधा है ना, तो एक समय में जीव ने जो मोहराग द्वेष भाव किए और आकर के वह जो कर्म अटैच हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, समय प्रबद्ध। क्या बोलते हैं उनको? समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं है ना? 100%? ठीक है। अब मैं उसका क्लास का नाम बदनाम मत करना कि दोपहर वाली क्लास जो है वो कैसी है, बहुत कठिन है, मैडम तो डंडा लेके ही पढ़ाती है। ठीक, तो समय समय प्रतिबद्धते इति समय प्रबद्धम, है ना, समय समय, हर समय में भाव कर रहा हूँ और हर समय मुझे आकर के कर्म बंध रहे। तो जो हर समय बंधने वाली कार्माण वर्गणा हैं उनको क्या बोल रहे हैं, समय प्रबद्ध, है ना, जो बंध रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, समय प्रबद्ध। मतलब एक समय में बंधने वाली जो कार्माण वर्गणाएं हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, समय प्रबद्ध। अब ये जो समय प्रबद्ध है कितना बड़ा होता है और कैसे होता है, तो एक थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू लेकर चलते हैं। तो जो समय प्रबद्ध है इसके हमने नाम क्या दिया, कार्माण वर्गणा, और बहुत सारी कार्माण वर्गणाओं को हम एट ए टाइम ग्रहण कर रहे हैं। तो कितनी ग्रहण कर रहे हैं, तो सामान्य से कहेंगे अनंत, है ना। जैसे कि फ़ोन है, तो वो जो फ़ोन है वो बहुत सारे जो पॉलीमर जो उसके पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर के वो बना है ना, अणु परमाणु जो है उससे मिलकर के स्कंद बना, वो जो फ़ोन पूरा बना हुआ है, तो उसमें हम बोलेंगे अनंत परमाणु है। किस टाइप के हैं भाई, पॉली टाइप के हैं, है ना, जो प्लास्टिक का है, जो भी जिस मटेरियल का या मेटल का भी है। तो ऐसे ही जो कर्म है तो कार्माण वर्गणाएं हैं, तो वर्गणा जो है परमाणुओं से बनी है ना, कर्म वाली जो परमाणु बेसिकली पुद्गल परमाणु। तो एक जो वर्गणा है उसमें भी अनंत परमाणु होते हैं, है ना। वर्गणा से समय प्रबद्ध, एक समय में अनंत वर्गणाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं, और वो जो एक एक वर्गणा है उसमें भी अनंत परमाणु हैं।
फिर से क्या बता रहे हैं, एक समय में अनंत कारमान वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु हैं। ठीक है, तो अब कितने होते हैं, तो दोनों में ही अमाउंट सेम लिखा है। क्या लिखा है, सिद्ध राशि बटे अनंत, सिद्ध बटे अनंत नहीं, सिद्ध राशि बटे अनंत, वो सिद्ध लिखा है लेकिन आप उसको समझ लीजिएगा, सिद्ध राशि बटे अनंत अथवा अभव्य राशि गुणा अनंत, है ना, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ जो है दोनों अलग अलग प्रमाण नहीं है, उसमें क्या है कि दोनों का प्रमाण सेम ही आएगा। मतलब हम एक राशि लें 100, तो 10 में 10 का गुणा करके क्या आ रहा है 100, और 1000 में 10 का भाग दे के भी क्या आ रहा है 100। तो इसी तरह से ये ऐसा नहीं है कि ये अलग राशि और ये अलग राशि और इनके बीच का, दोनों का जो फल आएगा वो सेम आएगा। तो उसमें क्या है कि अभव्य राशि गुणा अनंत किया, ठीक है, और सिद्ध राशि बटे अनंत किया, तो बस 100 ही आएगा ऐसा नहीं है, है ना, उसमें रेंज हो सकती है। अब मैंने किसी समय 100 परमाणु ग्रहण किए, किसी समय 110 परमाणु ग्रहण किए, किसी समय 120 ग्रहण किए, तो वो दोनों ही किस रेंज के बीच में आ रहे हैं, सिद्ध राशि बटे अनंत और अभव्य राशि गुणा अनंत, इस तरह से लगाना। उसका ऐसा नहीं कि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ऐसा नहीं लगाना, है ना, दोनों आपका रिजल्ट है वो सेम आएगा। पर ऐसा नहीं कि वो भी फिक्स ही है कि सभी को हर समय 100 परमाणु ग्रहण होंगे, ऐसा नहीं है, है ना भाई। जैसे परिणाम होंगे, हमने बोला ना प्रदेश बंद, तो जैसे आपका योग रहेगा, कम ज़्यादा योग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कारमान वर्गणाएं हैं आप हर समय ग्रहण करोगे। कम योग रहेगा तो कम वर्गणाएं ग्रहण होगी, ज़्यादा योग रहेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आप वो ग्रहण करोगे। ठीक है, तो अभी आप करेक्ट कर लेना, सिद्ध राशि बटे अनंत है। अब इसमें जो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, सिद्ध राशि भी अनंत है और उसमें भी हम अनंत का भाग लगा रहे हैं, और फिर अभव्य राशि है वो अनंत है, तो ये जो सिद्ध राशि है वो कौन सी वाला अनंत अनंत है, लास्ट वाला, है ना। 3 प्रकार से अनंत बताते हैं ना, कौन कौन सा, परित, युक्त और अनंतानंत। बढ़िया, थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो जो अनंतानंत वाला है उसमें सिद्ध राशि आती है, और अभव्य जो है वो सेकंड वाला अनंत होता है, युक्तानंत ना, वो सक्षय अनंत होता है। तो इसलिए अभव्य राशि में जो अनंत का गुणा कर रहे हैं वो बड़ा है अनंत, जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सिद्ध राशि बटे अनंत उसमें हम भाग दे करके जो बीच की राशि ला रहे हैं, तो उसमें जो भागहार गुणहार है वो दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो उसका प्रमाण है वो सेम आएगा। तो जो समय प्रबद्ध जगन्य मध्यम उत्कृष्ट बांधा है वही यहाँ वास्तविक द्रव्य का प्रमाण है। मतलब हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि 16 समय, 8 समय, 48 समय, है ना, 1000 परमाणु बांध रहे हैं, तो ये बहुत छोटे रूप में हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं। एक्चुअल में जो ये समय प्रबद्ध है, जितना हम बता रहे हैं सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, वह हम हर समय ग्रहण कर रहे हैं, मतलब अनंत अनंत वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं। अब आप सोचो कि हम थोड़ा सा घी ज़्यादा खाएं और मोटे हो रहे हैं, उसकी वर्गणाएं इतनी नहीं दिख रही हैं, इतनी नहीं है जितनी कि हमारे साथ हर समय हम अपने भावों से, संश्लेषता से हम अपने कर्माण जो संग्रह है, कर्म के संग्रह को बढ़ा रहे हैं, वो देखने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम देखेंगे किस चीज़ का कंसिडरेशन है, तो स्थिति को लेकर के हम सारी रचना समझेंगे। जो निषेक रचना समझ रहे हैं तो उसमें हम किसको देख रहे हैं, स्थिति। स्थिति मतलब क्या, ड्यूरेशन, कब तक जीव फल देगा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब मैंने 1000 परमाणु एक समय में ग्रहण किए, तो कैसे मुझे वो कब किस समय में फल देंगे, कौन सा वाला आएगा, कैसे पता चलेगा, क्या होगा, कौन कर रहा है, क्या कैसे डिसाइड हो रहा है। तो वो सारी जो चीज़ है वो यहाँ पर हम निषेक रचना के माध्यम से पढ़ेंगे। तो उसके पहले उसमें एक टर्म आती है आबाधा ना। आबाधा मतलब क्या है कि जब हम कर्म बांधते हैं तो वह तुरंत से हमको फल नहीं देता है, कुछ मिनिमम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद से ही वो फल देना स्टार्ट करेगा।
तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कर्म हमने ग्रहण किए हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उस समय के बाद से होता है। तो जब तक वो कर्म डिस्ट्रीब्यूट होकर के फल नहीं देगा, मतलब वो तब तक रुका हुआ है, उसको हम, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? आबादा। देखो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। बंध रूप से अवस्थित पौद्गलिक कर्म जितने काल तक उदय रूप या उदीर्णा रूप नहीं होते, उतने काल को आबाधा कहते हैं, है ना। दो शब्द आए हैं, उदय रूप या उदीर्णा रूप। भाई वो है ही नहीं अपनी क्यू में, तो वो उदय भी नहीं आएगा, और उदय में नहीं है तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी, मतलब उसकी निषेक रचना नहीं है उतने मिनिमम काल तक, जैसे आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। तो बाधा मीन्स कर्म का अभाव, कब तक वह कर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, उदय या उदीर्णा उसकी नहीं होगी, उसको हम क्या कह रहे हैं? आबाधा। अब निषेक, बार बार हम टर्म का यूज़ कर रहे हैं, निषेक रचना। तो निषेक का मतलब क्या होता है कि हमने जो बांधे उसको हम क्या बोल रहे हैं? जो हमने कर्म बांधे उसको हम क्या बोल रहे हैं? समय प्रबद्ध, है ना। जो मैंने एक समय में कर्म बांधा उसका नाम क्या दिया? समय प्रबद्ध। अब ऐसे ही मुझे कर्म उदय में भी आ रहे हैं, हम बात ही करते हैं भाई मेरे कर्म का उदय ऐसा है ना। हर शिविर में कुछ ना कुछ हम लगा करके आ जाते हैं, कभी चश्मा लगा के आते हैं, कभी हाथ में लगा के आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हमारे कर्म का उदय अच्छा है, हम जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा करके जल्दी जाने वाले हैं। तो उदय में कैसे आ रहे हैं? तो जो उदय में आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? निषेक। क्या बोलते हैं उसको? किसको? जो उदय में आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं निषेक। तो प्रति समय जितने कर्म परमाणु खिरते हैं उन कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, है ना। एक समय प्रबद्ध और एक निषेक। तो ये जो निषेक है, जो 7 कर्म है उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो कौन से 7 कर्म? तो जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, है ना, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, मोहनी रह गया शायद से, मोहनी, है ना। तो ये जो 8 कर्म है इसमें आयु जो है, आयु को छोड़ करके बाकी सारे जितने हम कर्म बांधते हैं तो उनमें जो कर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा। कैसे होगा? जितना हम कर्म बांध रहे हैं उसमें आबादा छोड़ने के बाद सारी रचना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जो आयु कर्म है उसमें क्या होता है? जिस समय से नेक्स्ट भाव की आयु स्टार्ट होती है उसमें पूरे भाव में सारे निषेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि मेरी अभी मनुष्यायु चल रही है, तो मनुष्यायु मेरी जब से शुरू से आखिरी तक है तब तक वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अब अगले भाव में मुझे देव की आयु आनी उदय में। तो जैसे ही मनुष्यायु का लास्ट जो निषेक है उसके जस्ट अगले समय से देव के स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर उसके लिए आबादा क्या हो गई कि जितनी मेरी मनुष्यायु बची है। लेकिन देखा जाए तो मनुष्यायु के निषेक तो पूरे समय है ही सही, है ना। तो यहाँ पर आयु कर्म जो है उसमें आबादा जो है उसकी जितनी मेरी कर्म स्थिति बची है इस भाव की, वो उसके लिए आबादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चले आगे, सरल है। अब कैसे ग्रहण होता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो एक समय मैंने समय प्रबद्ध ग्रहण किया, है ना। अब इसमें अलग अलग कलर्स ये दिखा रहे ना। कहाँ गया हमारा डंडा? भाभी एक प्रश्न था इधर। अभी आपने बताया कि आबादा काल के बाद ही स्थिति पड़ती, डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन जब एक समय में जो बांधा ना जीव ने, उसमें चारों बताते हैं ना अपन, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चारों पड़ जाते हैं। हाँ। तो वो जो स्थिति जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर की हुई तो उसमें कर्म परमाणुओं की संख्या वो आबादा काल के बाद पता चलेगा? नहीं, इसमें क्या है, इस जो आबादा है मतलब वो कर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो उतने देर बाद से फल देना शुरू करेगा, ऐसा है वो। तो डिस्ट्रीब्यूट उसी जितनी, जैसे हम आगे देखते हैं 70 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी जितना भी हम बांध रहे हैं तो उसमें उसकी जो आबादा है उसके बाद तो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना। तो आबादा के बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिस समय बांधा उसी समय से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी समय आबादा छोड़ के डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस समय मैंने इस एट प्रेजेंट समय पर मैंने कर्म बांधे, है ना। तो जिस समय मैंने बांधे उसी समय डिस्ट्रीब्यूट हो गए,
डिस्ट्रीब्यूट तो उसी समय हो गए, लेकिन उस समय ये डिसाइड हो गया कि ये 1000 समय बाद ये वाले निषेक उदय में आना स्टार्ट होंगे, 1000 समय तक यह उदय में नहीं आएंगे। तो इसी समय आबादा पड़ी, इसी समय भी स्थिति डिस्ट्रीब्यूशन सारा हो चुका है। दोनों साथ में एक ही समय में सारा होता है, हर समय का काम हर समय में, अगले समय के लिए नहीं बचा रहे, अगले समय नया काम होगा। ठीक है, कहाँ अच्छा दिखाया नहीं अभी हमने, चेंज कर दिया क्या? तो इसमें यहाँ पर दिखा रहे ना, एक समय प्रबद्ध में ग्रहण कारमाण वर्गणाएं, तो ये अलग अलग इसलिए दिखाई हैं कि अलग अलग विशिष्टोपचय में से समझ लो ये कन्वर्ट होकर के हमने एक समय प्रबद्ध बांधा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कर्म का कैसे होता है कि एक जो अंतिम स्थिति है, एक हमने बोला कि मैंने कितने समय का बांधा, एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना, जैसे सबसे फेमस है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर ये समय प्रबद्ध की स्थिति है, तब तक यह समय प्रबद्ध जीव के साथ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे परमाणु जाकर मुझे 70 कोड़ा कोड़ी पर फल देंगे क्या? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। तो ये जो सब बंदे हैं ये अनेक समयों में जाकर के फल देंगे मुझे। तो अनेक समयों में फल देंगे तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका? तो इसमें आबाधा पड़ेगी है ना, उसका त्रैराशिक करते हैं हम, चूंकि जमाते हैं तो रेशो होता है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म है तो उसमें 7000 वर्ष की आबाधा पड़ेगी, मतलब इतने समय तक जो है यहाँ पर कोई निषेक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? आबाधा। फिर ये जो निषेक है, मतलब ये जो सारे कारमाण वर्गणाएं हैं, ये अनेक समयों में जाकर के जो है हर समय में कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि थोड़े परमाणु इस समय में उधर आ गए, फिर यहाँ पर गैप, फिर आएंगे, फिर गैप, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है लास्ट कब तक उदय में आएगा? तो वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम कभी स्थिति बोल रहे हैं किसी कर्म की कि मैंने बांधी इस समय 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो किस हिसाब से बताइए? इसमें सबसे ज़्यादा किसी निषेक कारमाण वर्गणा की जो स्थिति पड़ी है उसको लेकर कहा जा रहा है। तो वो जो 70 कोड़ा कोड़ी है उसमें हर एक समय कम करते हुए जो है आबादा तक इनमें सबकी स्थिति पड़ेगी, अलग अलग की अलग अलग समयों में वो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जो नए लोग हैं उनको कम समझ में आया होगा, तो इसको हम अब एग्जाम्पल है उससे देखते हैं। है ना, जैसे किसी ने ज्ञानावरण कर्म जो है एक कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, तो इसके कितने निषेक बनेंगे? है ना, तो 70 कोड़ा कोड़ी का हमने बताया था 7000 वर्ष, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर है तो यहाँ पर 100 वर्ष की उसकी आबादा पड़ेगी। मतलब जितना लंबा ज़्यादा स्थिति का कर्म बांधा जाता है उतनी देर से वो फल देना स्टार्ट करता है, उतनी ज़्यादा उसकी आबादा पड़ती है, मतलब वो बहुत देर बाद उदय में आएगा और लंबे समय तक वो क्या है? फल देगा। तो इस तरह का ये सामान्य रेशो है। अब इसमें जो 100 वर्ष है वहाँ पर पूरी लाइन खाली है ना, डंडिया दिख रहा है ना, जो रेड कलर की जो ट्रायंगल है उसके नीचे लाइन, तो वहाँ पर कोई भी परमाणु डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद से जो है वो आपने क्या बताया है? ट्रायंगल की रचना, इसको बोलते हैं गोपुच्छ। क्या बोलते हैं इसको? गोपुच्छ। कहाँ से आ गई? तो वो जो है बाद की क्लास में आएगा, है ना, गोपुच्छाकार का आकार का है, इसलिए इसको गोपुच्छ बोलते हैं। ये हमेशा जो हमारे निषेक हैं इसी तरह से रहेंगे। तो आप बोलोगे कि कहाँ है हमारी गोपुच्छ? भाई सभी की गोपुच्छ है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है डायग्राम, है ना, हमारे साथ में डायग्राम नहीं है, उसको हम विजुलाइज कर सके, समझ सके, इसके लिए इस प्रकार की रचना बता करके समझाया जाता है। और ये हमने अपने मन से नहीं बताई है ना। लब्धि सार जी की जो मूल ग्रंथ है, आप उसकी पुरानी लिपि वाला देखेंगे तो उसमें आचार्य ने इसी प्रकार की कैसा स्थिति बनाना, कैसा अनुभाग बनाना, वो सारी उन्होंने डायग्राम लिए हैं, तो उसको वहाँ से लेकर के फिर हमने उसको डिटेल किया है। तो ये जो निषेक हैं इनको किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया? ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? ट्रायंगल मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? तो जो परमाणु डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कारबन वर्गणाएं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जैसे कि 100 वर्ष प्लस एक समय पर जो निषेक डिस्ट्रीब्यूट हुए उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है। फिर उसके अगले समय में 100 वर्ष प्लस 2 समय पर जो निषेक आएंगे है ना, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो उससे कम रहेंगे। तो इस तरह से कम करते करते जो लास्ट है एक कोड़ा कोड़ी सागर, वहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है इस तरह से जो डायग्राम है ये दिखा है, ट्रायंगल रचना। तो जो 100 वर्ष प्लस एक समय है वहाँ से हर एक समय में कुछ परमाणु डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कारमान वर्गणा। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हिसाब बन जाएगा क्या? कैसे बनेगा? मैंने कितने बांधे एक समय में? अनंत, है ना, कितनी बांधी है? अनंत। भाई कितनी अनंतानंत राशि सिद्ध भगवान की, उसमें मैंने अनंत का भाग लगा करके जो राशि आ रही है तो काफ़ी बड़ी अनंत है वो। तो वो इतने सारे अनंत है, उसमें आप किसका भाग लगा रहे हो, कितने समयों में बांटना है मुझे उनको? तो एक कोड़ा कोड़ी सागर ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर में से आप 100 वर्ष के समय तो माइनस कर दो, है ना, तो असंख्यात समय हो गए बेसिकली। तो अनंत वर्गणाओं को असंख्यात समय में बांधेंगे तो हर समय में कितने आएंगे? अनंत, है ना। हर समय में जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, एक एक समय में भी वापस से अनंत अनंत, इस समय में अनंत आएंगे 100 वर्ष प्लस एक समय में, 100 वर्ष प्लस 2 समय में भी अनंत, हर समय में अनंत वर्गणाएं जो है वो बटेंगी। यद्यपि सब अनंत है ना। तो यहाँ पर ऐसे हमने जीरो जैसे दिखाई है, जीरो नहीं है, वो भी क्या है? अनंत है। सबसे ऊपर ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है ना, एकदम पॉइंटेड, तो वो भी है, अनंत है। लेकिन उन नीचे वालों की अपेक्षा से वो कम होती आई है, इसलिए कैसी है वो दिखाने के लिए इस प्रकार से बताई है। तो समझ में आया कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें 100 वर्ष प्लस एक समय से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक। तो ये जो समय प्रबद्ध है ये किसकी अपेक्षा से कहा है? जब मैंने बांधा उसी की अपेक्षा से। तो वो जो नीचे का स्थान है यहाँ तो खाली दिख रहा है, तो मुझे अब कोई कर्म उदय में नहीं आएगा क्या? कर्म तो मुझे हर समय उदय में आ रहे हैं, क्या होएगा भाई? हर समय ही बांध रहे हैं ना हम, तो हर समय की जो आबादा है तो वो उस समय भी दूसरे कर्म पुराने जो बंधे हुए हैं वो तो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो उदय में आएंगे। तो यहाँ पर हम जब भी देख रहे हैं तो सिंगल की अपेक्षा से देख रहे हैं, पर आप उसको ऐसे समझना कि हर समय में बंधे हुए हैं, है ना। जैसे ये जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, तो अब ये बहुत बड़ा पिक्चर नहीं है, इसको हम इससे देखते हैं। मुझे वापस से शेयर करना पड़ेगा क्या? वापस शेयर करना पड़ेगा। भाभी एक जिज्ञासा है, ये अभी शब्द आया था विसृसोपचय, इसका क्या भाव होता है? विसस्रोपचय ना जी, विसस्रा जो समूह रूप से जो उपचीयन्ते है ना, इसका क्या अर्थ बनेगा? एक मिनट, विसृसा उपचीयन्ते चालू करना। हेलो, रोहित किधर से करना है इसको शेयर? विसृसा यानी स्वभाव से जो उपचित हैं, इकट्ठे हैं, उसको बोलते हैं विसृसोपचय। जो जीव के साथ में बंधने के लिए तैयार, स्वभाव से ही नेचुरली जुड़े हुए स्कंद हैं, उनको विसृसोपचय कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कर्म संबंधित और नो कर्म संबंधित। जो कर्म है तो दुनिया भर से कर्म ग्रहण करके बांधे जाए, उसकी बजाय यहीं पर पहले से कच्ची सामग्री मौजूद है, उसमें से ही कन्वर्जन होता रहता है। ऐसा नहीं कि मंदिर गए तो मंदिर में अच्छी परमाणु होंगे तो वहाँ अच्छे मिल जाएंगे, और अपन बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ बेकार परमाणु है तो बेकार मिलेंगे। जहाँ जाओ आपके पास आपके स्वभाव से ही परमाणु क्या है? एडेड रहते हैं, खूब सारे। जितने कर्म हैं उससे अनंत गुणा विसृसोपचय की संख्या में पड़े रहते हैं, और वो कन्वर्ट होते रहते हैं, और फिर निर्जरा होती है तो निकलते भी रहते हैं जो बंधे हुए, ऐसा उनमें सब परिवर्तन पाया जाता है। तो भैया कारमान वर्गणा और विसृसोपचय में क्या अंतर रहा? कारमान वर्गणा पका हुआ है और विसृसोपचय कच्चा है।
ये सीमेंट है और दीवार है, क्या अंतर है? सीमेंट की दीवार है, सीमेंट की दीवार है, तो सीमेंट की दीवार है, लेकिन सीमेंट की दीवार पक चुकी है और सीमेंट जो है वो अभी रॉ मटेरियल है। तो भी दो अलग अलग वैरायटी होती है मतलब? हाँ दिख रही है ना आपकी वैरायटी। आप पहले पिता थे कि बालक थे? बालक था। जब बालक थे तो पिता बनने की क्या थी आप में योग्यता। फिर क्या हुआ उस योग्यता का उद्घाटन हुआ, तो सही। हाँ। हाँ, तो वो जो उद्घाटन हुआ तो परिवर्तन हुआ, तो दो प्रकार की दशाएं बनी, बालक दशा और पिता दशा, कच्चा माल पक्का माल। अब इसमें जो निषेक रचना का हमने बताया कि यहाँ पर जैसे आबाधा और आबाधा के ऊपर जो है ये ट्रायंगल है, मतलब मैंने यहाँ इस समय पे रह करके ये कर्म बांधा। के बाद में अगले समय गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये इसके ऊपर से जो है, आप थोड़ा सा देख लेना, राइटिंग जो है ठीक ही आएगी, बहुत अच्छी नहीं आ पाएगी। फिर इसके ऊपर से यहाँ पर ये आबादा आएगी, है ना, और फिर ये यहाँ तक आप समझो इसकी निषेक रचना है। फिर इसी में और ऊपर से जाएगा, है ना, तो यहाँ पर और इसकी ऊपर तक जाएगी। फिर यहाँ पर ऐसे एक एक करते करते जो है एक पॉइंट ऐसा आप देखो कि जहाँ पर किसी भी पॉइंट पर देखोगे आप, जैसे इस लाइन पर देखोगे तो कर्म परमाणु उदय में आपको मिलेंगे, खाली जगह कभी नहीं मिलेगी। तो ये हर समय जो है बांधते रहोगे आप, और हर समय आपके पास जो कलेक्शन है ऑलमोस्ट जितने आपने एक समय में ग्रहण किए ना उतने ही आपको उदय भी आ रहे हैं, एक समय प्रबद्ध रूप से ही उदय आ रहे हैं। ये क्या बना है पता है? समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? वैसे अच्छा पुराने ही लोग हैं ज़्यादातर। देखो ये हर समय का, कई लोग नए बच्चे हैं वो तो सोचने चल के आ रहा है पता नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है बैठे बैठे। बाद में मैं लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि आपकी क्लास में मज़ा नहीं आता, दिन की क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरी इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा भाव है बताने का। ये क्या एक एक ट्रायंगल बनाए ना इतने सारे, एक समय में बांधा, वो एक बार में बताया। फिर अगले समय आप गए तो अगले समय में बांधा, उसका भी फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर तीसरे समय गए तो वो तीसरे समय बांधा, चौथे समय बांधा। ऐसे क्या किया जाता है, हर समय कर्म बांधे जाते हैं। जो ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं जिनको निरंतर बांधते हैं वो तो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो बताना ये है, जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसे तो कभी हमने कर्म बांधा और उसमें आबाधा है, तो जब तक वो आबाधा है तब तक उस कर्म का फल आएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पुराना भी आप लगातार कर्म बांधे जा रहे थे, तो पुराने जो बंधे हुए हैं उसके पार्टिकल्स तो फल देने के लिए रेडी हैं, तत्पर ही हैं। तो ऐसे करके फैला हुआ जब आप हॉरिजॉन्टल व्यू देखोगे तो एक पूरा का पूरा पुराने कर्म के किसी किसी समय प्रबद्ध का द्रव्य उदय में आने के लिए दिखेगा। तो अभी वाला बांधा हुआ भले ना दिखाई दे, उदय में आने के लिए तैयार, पुराना बांधा हुआ अभी आने के लिए तैयार दिखाई देता है। समझ में आया? इसलिए वो अलग 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 बनाए, नीचे से गैप है भले, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो भविष्य में आपको जब दिखेगा तो सबके पुराने अनेक समय प्रबद्धों के फल एक साथ दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है एक समय में अनेक समयों के बांधे हुए कर्म उदय में आते हैं, और एक समय में जो बांधा जाता है वो अनेक समयों में उदय में आता है। समझ में दोनों में अंतर? क्या बोला मैंने? एक मिनट ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। कौन बोलेगा? बोलो बहन जी, सौम्या, माइक देना जरा, माइक देना जरा एक। कहाँ है माइक? बोलो देवी। एक समय में अनंत वर्गणाएं बनती हैं। अरे मैंने जो दो वाक्य बोले वो बोलने हैं आपको। पास में दो कृतिका को। एक समय में अनंत समय के बंधे हुए कर्म फलते हैं। गलत जवाब। अनंत समय में कर्म बेटा बनता नहीं है। एक समय में अनंत और अनंत समय के बंधे हुए कर्म एक समय में अनंत की बजाय अनेक कर लेते हैं अपन, ठीक है? अनंत को छोड़ दो, अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं, और Very एक good. समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते ओके, हैं। वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा आया होगा। चलो आप बताइए।
एक माइक ले लेना जब इनका हो, दे दो बहन जी। चलो आप बताइए। के बंधन की स्थिति, एक समय प्रबद्ध कर्म जो बंधते हैं प्रति समय बनते हैं, प्रति समय बंधने वाले, और प्रति समय एक कर्म का उदय आने का भाव, इन दोनों में हीनालिकता भी देखी जाती है। कभी कर्म का उदय एक समय में अधिक दिखाई देता है, कभी कर्म का उदय एक समय प्रबद्ध कम दिखाई देता है, तो वो कर्मों की स्थिति के आधार से उनकी संतति का हीनालिकता होती है। स्थिति के अनुसार नहीं होती, अनुभाग के अनुसार होती है, जो भी आगे जाकर के देखेंगे। अभी आप आगे ले लीजिए। जो फल है वो अनुभाग में आता है। ये स्थिति जो कितने समय तक उदय देगा, लेकिन उस स्थिति में यदि उसका अनुभाग बहुत तीव्र है तो हमें तीव्र फल महसूस होगा। मतलब 5 भी परमाणु उदय में आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है फल देने की वो बहुत ज़्यादा है। तो भले ही 100 परमाणु उदय में आए कम शक्ति वाले, तो उनका फल नहीं पता चलेगा, लेकिन 5 परमाणु में बहुत शक्ति है तो हमको ऐसा लगता है बहुत कर्म उदय में आए। तो जो बहुत उदय में लग रहा है वो हमको क्वांटिटी का नहीं लग रहा है, उसका अनुभाग का हमको फल महसूस हो रहा है। हम जो देख पाते, हम कर्म नहीं देख पाते कितने बांधे हमने, 100 बांधे, अनंत बांधे, उनका हमको जो फील होता है ना, अरे बहुत गर्मी है, ये हो रहा है, लग रहा है, दुख रहा है, मतलब बहुत असाता का उदय है या बहुत पुण्य का उदय है, तो वो हम अनुभाग से बता पाते हैं। तो वो जो अनुभाग जैसे मैंने बांधा, अभी यहाँ छूट गया था थोड़ा सा पॉइंट, उसको भी हम बता देते हैं कि यहाँ पर इसी में है ना। तो जैसे ये जो स्थिति बांधी है, तो इसमें इस स्थिति में जो अनुभाग होता है, हम 4 प्रकार का अनुभाग बताते हैं ना, कौन कौन सा? लता, दारू, अस्थि, शैल। तो हर एक में जो अनुभाग पड़ रहा है वो सेम ही पड़ेगा। मतलब नीचे से लेकर के जो ऊपर तक के निषेक हैं, नंबर ऑफ परमाणु भले ही कम होते जा रहे हैं, लेकिन में जो उनमें जो इंटेंसिटी हो रही है, जो फल देने की क्षमता है, ये जो नंबर एक बंच हमने ग्रहण किया एक समय में, तो सबका अनुभाग ऊपर से नीचे तक सेम रहेगा। क्या समझ में आया? कि जो लता, दारू, अस्थि, शैल टाइप का अनुभाग है, तो मान लो उसने शैल में से कुछ अनुभाग बांधा है, यहाँ वाला ये पॉइंट का, तो वो जिस नंबर पे है सभी का, है ना। यहाँ पर जैसे अब आगे हम एग्जांपल देखेंगे 512 है ना, फिर उसके बाद 480, तो वो जो 512, 480 से लेकर 9 है, उन सब में अनुभाग सेम ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इसमें ये वाले, ये जो पहले समय में उदय में आ रहे हैं, इनमें अनुभाग तेज है, इनमें कम है, या इनमें ज़्यादा है और इनमें कम है, ऐसा नहीं होगा। सब में अनुभाग जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। ठीक, तो अब ये जो यहाँ पर हमने आपको डायग्राम दिखाया ना, तो यहाँ पर आबाधा के बाद से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते, हर एक समय में आगे आगे जो बनते जा रहे हैं, उनको यहाँ पर एग्जाम्पल है, उसमें हमने चार्ट बना करके दिखाया है कि पहले समय में 512 डिस्ट्रीब्यूट हुए, दूसरे समय में 480 डिस्ट्रीब्यूट हुए, तीसरे समय में 448। तो ये कैसे निकाल लिया, कहाँ से आ गए? तो उसके लिए अब थोड़ा सा गणित जो है, जिसके लिए हम फेमस है, उसको करे बिना मानेंगे नहीं, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब